मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ ही चौराहे पर एक छोटी सी मटकी पड़ी थी और उस मटकी में एक दिया भी जल रहा था और उस कमरे की दीवारों पर बहुत सारी छिपकलियां घूम रही थीं। उसका चेहरा आधा कटा हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। बंद होती आंखों से मैंने देखा कि जो छिपकलियां अभी दीवार पर थीं वो सब दीवार से उतरकर मेरे ऊपर चढ़ने लगी। मेरा नाम महेश यादव है और मैं बिहार के छपरा ज़िले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। हालांकि अब हमारा परिवार छपरा ज़िले में ही रहता है। गांव में हमारा पुश्तैनी घर है जहां हमारे दादा, चाचा चाची और उनके परिवार रहते हैं। मैं, मेरे माता पिता और मेरी एक बहन, हम सब छपरा ज़िले में ही रहते हैं क्योंकि मेरे पिताजी की नौकरी और हम सब के स्कूल कॉलेज शहर में ही हैं। इसलिए हमारा परिवार छपरा ज़िले में ही रहता है। लेकिन हम सब साल में 1 या 2 बार गांव ज़रूर जाते हैं। मैं आज आपको जो घटना बताने जा रहा हूँ वो घटना मेरे साथ 18 अप्रैल 2015 को घटी थी, जब मैं अपने परिवार समेत हमारी दादी की श्राद्ध के लिए अपने गांव गया हुआ था। हमें गांव में आए हुए कोई लगभग 1 सप्ताह हो चुका था और आज हमें शहर वापस लौटना था। कहते हैं कि श्राद्ध पक्ष में बुरी आत्माएं अक्सर शाम के बाद बाहर घूमती हैं, इसलिए घर के बड़े मुझे शाम के बाद घर से बाहर निकलने के लिए मना करते थे। लेकिन मैं पढ़ा लिखा होने के कारण ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता था और ना उनकी बातों पर ध्यान देता था, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिसका पछतावा मुझे ज़िंदगी भर रहेगा। वो शनिवार की रात थी। शहर के लिए हमारी ट्रेन रात 11 बजे की थी और उस वक्त घड़ी में सिर्फ शाम के 7 बजे थे, यानी हमारी ट्रेन में अभी 4 घंटे का वक्त था। मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी देर बाहर घूम आता हूँ। ये सोचकर मैंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं थोड़ी देर बाहर का चक्कर लगा कर आता हूँ। माँ ने मुझे पीछे से रोकते हुए कहा, अभी कहाँ जा रहे हो महेश बेटा, कुछ देर में हमारी ट्रेन है। मैंने माँ से कहा, अरे माँ ट्रेन में तो अभी 4 घंटे पड़े हैं और मैं घर पर बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर बाहर घूम कर आ जाऊँगा। इस पर माँ ने मुझसे कहा, अरे तो बेटा टीवी देख लो, अगर बोर हो रहे हो तो। शाम के वक्त बाहर जाना ज़रूरी है क्या? तुम्हें बोला है ना इन दिनों शाम के बाद बाहर नहीं घूमना चाहिए। मैंने माँ से कहा, अरे माँ मैं इन सब बातों में नहीं मानता और तुम भी कहाँ आज के ज़माने में इन बातों में पड़ रही हो। कुछ नहीं होता, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगा। इतना बोलकर मैं घर से निकल गया। मैं घर से पैदल ही निकला था क्योंकि मैंने सोचा था कि टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ी देर वॉक भी हो जाएगी। मैं गांव में पैदल घूमते घूमते जा रहा था। शाम का वक्त था, अंधेरा भी हो चुका था। सब लोग अपने घरों में जा चुके थे, कोई इक्का दुक्का लोग ही बाहर दिख रहे थे। वो भी वो लोग थे जो काम से अपने घर लौट रहे थे। मैं अपने मोबाइल में
गाने सुनता हुआ अपनी मस्ती में चल रहा था। जिस रोड पर मैं चल रहा था उस रोड पर एक चौराहा था। जब मैं गाने सुनते सुनते उस चौराहे से निकला तो मेरी नज़र नीचे पड़ी। मैंने देखा कि मेरे बाएं तरफ ही चौराहे पर एक छोटी सी मटकी पड़ी थी और उस मटकी में एक दिया भी जल रहा था। मैंने एक नज़र उस मटकी पर डाली और गाने सुनता सुनता सीधा आगे निकल गया। अभी मैं चौराहे से थोड़ा ही आगे निकला था कि मेरे कंधे हल्के हल्के भारी होने लगे। मैंने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कुछ ही देर में मैं घूम कर के वापस अपने घर आ गया। घर आकर मैंने मुँह हाथ धोकर खाना खाया और कुछ ही देर में हम सब रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए। जब हम रेलवे स्टेशन पहुँचे उस समय रात के 10 बज रहे थे और हमारी ट्रेन आने में अभी पूरा 1 घंटा बाकी था। मेरा पूरा परिवार प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठा था, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूम रहा था। तभी मैंने देखा कि प्लेटफॉर्म के उस पार बने एक छोटे प्लेटफॉर्म पर एक लड़की अकेली बेंच पर बैठी है और वो बेंच पर बैठी बैठी दूर से मुझे ही देख रही थी। ये देखकर मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैं फिर से प्लेटफॉर्म पर इधर उधर घूमने लगा। कुछ देर में मेरी नज़र फिर से वहीं पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी मुझे ही देख रही थी। अब मुझे भी उसको देखना अच्छा लगने लगा और मैं भी प्लेटफॉर्म पर घूमते घूमते उसे देखने लगा। इसी बीच मेरे फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया और मैं फ़ोन पर बातें करने में बिज़ी हो गया। जब मैंने फ़ोन रखकर प्लेटफॉर्म के उस तरफ देखा तो अब वो लड़की उस बेंच पर नहीं थी। मैंने मन में सोचा, यार कौन थी ये लड़की और कहाँ चली गई अचानक से। मैंने प्लेटफॉर्म पर इधर उधर देखा, लेकिन वो लड़की मुझे कहीं नहीं दिखी। ये देखकर मैं भी अपने परिवार के साथ बैठने के लिए वापस जाने लगा। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से मेरा हाथ पकड़ा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद किसी का गलती से हाथ लग गया होगा। ये सोचकर मैं चुपचाप वापस आकर अपने परिवार के साथ थोड़ी देर में ट्रेन चल दी। रात का समय था, इसलिए हमारी बोगी के अधिकतर लोग सो रहे थे। रात के करीब 12 बजे तक ट्रेन में बिल्कुल शांति हो गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं अपनी सीट से उतर गया। नीचे उतरकर मैंने देखा कि मेरे माता पिता, भाई बहन और बोगी के सब लोग गहरी नींद में थे। ये देखकर मैं बोगी के गेट की तरफ चला गया। गेट पर जाकर मैंने देखा कि हमारी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी हुई है। शायद वो कोई छोटा मोटा गांव था, क्योंकि वहाँ पर कोई इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। बाहर अच्छी हवा चल रही थी, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर प्लेटफॉर्म पर घूम लेता हूँ। ये सोचकर मैं ट्रेन से नीचे उतर गया और स्टेशन पर घूमने लगा। तभी मेरी नज़र प्लेटफॉर्म के पास बने एक पुराने से मकान पर गई। मैंने देखा कि उस घर की अंधेरी गैलरी में वही लड़की खड़ी थी जिसे मैंने गांव के स्टेशन पर देखा था। उस लड़की को वहाँ खड़े देखकर मैंने सोचा कि शायद ये यहीं रहती होगी। ये सोचकर मैं उससे बात करने के लिए उसके पास गया। उसके पास जाकर मैंने उससे कहा, हेलो जी, मैंने आपको गांव के स्टेशन पर देखा था।
आप यहीं रहते हो क्या? इस पर उसने मेरी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ। मैंने भी आपको स्टेशन पर देखा था। आइए ना, अंदर बैठकर बात करते हैं। मेरी ट्रेन अभी थोड़ी देर रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा चलो, लड़की कुछ चलकर बुला रही है तो चलकर बात कर लेते हैं। इसी बहाने दोस्ती हो जाएगी, क्योंकि जब मैंने इसे गांव के स्टेशन पर देखा था तब भी ये मुझे अच्छी लगी थी। ये सोचकर मैं गेट खोल करके उसके घर में चला गया। वो गैलरी से होती हुई मुझे अंदर ले जाने लगी। वो आगे आगे चल रही थी और मैं उसके पीछे पीछे। उस गैलरी में बहुत अंधेरा था और गैलरी के आखिर में एक रूम का दरवाज़ा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने गेट खोला और अंदर की लाइट जलाई। उसके पीछे पीछे मैं भी कमरे में एंटर हुआ तो मैंने देखा कि वो घर अंदर से बहुत पुराना था। पूरे घर में जगह जगह जाले लगे थे और उस कमरे की दीवारों पर बहुत सारी छिपकलियां घूम रही थीं, जैसे उस घर में सालों से साफ सफाई ना हुई हो। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो गई। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसको ऐसे खड़ा देखकर मुझे बहुत अजीब लगा और मैं सोचने लगा कि मैं क्या बोलूं। फिर कुछ सोचकर मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़कर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। कंधे पर हाथ रखते ही वो मेरी तरफ पलटी। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी शक्ल देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे और मेरे मुंह से एकदम से चीख निकल गई, क्योंकि उसका चेहरा आधा कटा हुआ था और उसके पूरे शरीर से खून बह रहा था। उसकी दोनों आंखें बाहर निकली हुई थी और उसके पैर उल्टे थे। उसकी ऐसी भयानक शक्ल देखने के बाद मेरे मुंह से सिर्फ एक चीख निकली और उसके बाद मेरा गला जैसे जाम हो गया। इतने में उस लड़की ने मेरा गला पकड़ लिया और वो मेरा गला ज़ोरों से दबाने लगी। उसने मेरा गला इतना ज़ोर से दबाया कि मेरी आंखें ऊपर चढ़ने लगीं और बंद होती आंखों से मैंने देखा कि जो छिपकलियाँ अभी दीवार पर थीं वो सब दीवार से उतरकर मेरे ऊपर चढ़ने लगी। मेरी सांसें अब उखड़ने लगी थी और मैं घुटनों के बल नीचे गिर गया था। मुझे लग रहा था कि बस अब मैं मरने वाला हूँ। मैं बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था और तड़पते तड़पते मेरी एक चीख और निकली। तभी मुझे मेरे पापा की आवाज़ सुनाई थी, उठो महेश बेटा, क्या हो गया तुम्हें? जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मैं अभी भी उसी ट्रेन में था और अपनी सीट पर सोते सोते एक भयानक सपना देख रहा था। मेरे पापा ने जेब से रुमाल निकालकर मेरा चेहरा साफ किया, जो उस वक्त पसीने से पूरा भीग चुका था। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन फिर भी मुझे पसीना आ रहा था। मेरा दिल अभी भी दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था। मैंने मोबाइल में टाइम देखा तो रात के करीब 3 बज रहे थे। इसके बाद मैं उठकर बाथरूम में गया और मुंह धोकर बाहर आ गया। मैं इतना डर चुका था कि मैंने सोच लिया था कि अब पूरी रात सोऊंगा ही नहीं, और मैंने बाकी का सफ़र सीट पर बैठे बैठे गुजारा। अगली सुबह हमारी ट्रेन छपरा स्टेशन पर पहुंच गई और हम सब मिलकर ट्रेन से नीचे उतर गए। ट्रेन से उतरकर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि मैंने देखा कि जो लड़की मुझे गांव के स्टेशन पर मिली थी और जिसे मैंने सपने में देखा था, वही लड़की मेरे पीछे पीछे ट्रेन से उतर रही है। लेकिन उसके हाथ में ना तो कोई बैग था और ना ही कोई सामान। उसको देखते ही मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा और मुझे
एक अजीब सा डर लगने लगा। फिर मैंने तुरंत आगे देखा और डर के मारे अपने परिवार के बीच में चलने लगा। इसके थोड़ी देर बाद मेरे पापा ने ऑटो कर लिया और हम सब ऑटो में बैठकर अपने घर आ गए। घर आने के बाद हम सब ने नहा धोकर खाना खाया और उसके बाद सब अपने अपने कमरों में आराम करने चले गए। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गया और थोड़ी देर में मेरी आँख भी लग गई। लेकिन थोड़ी देर में मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में रखी आराम कुर्सी हिल रही है और उसके हिलने की आवाज़ मुझे नींद में ही साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ सुनकर तुरंत मेरी आँख खुल गई तो मैंने देखा कि उस आराम कुर्सी पर वही लड़की बैठी थी और वो अभी भी मुझे लगातार घूर रही थी। ये देखकर मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली और मैं तुरंत दरवाजे की तरफ भागा। मैं रोता चिल्लाता हुआ भागकर बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे पापा अगले दिन के लिए अपने जूते पॉलिश कर रहे थे। उन्होंने जब मुझे इस हालत में देखा तो तुरंत उठकर मुझे सहारा दिया और मुझे कुर्सी पर बैठाया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या हुआ महेश बेटा? लेकिन मेरे मुंह से डर के मारे आवाज़ तक नहीं निकल रही थी और मैं बहुत घबराया हुआ था। थोड़ी देर में ही हमारे घर के सब लोग वहाँ पर आ गए और मुझसे बारी बारी पूछने लगे, क्या हुआ महेश, तुम्हें क्या हुआ? लेकिन उस वक्त मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, वो लड़की अंदर है, वो अंदर कुर्सी पर बैठी है और मुझे घूर घूर कर देख रही है, अंदर ही है वो लड़की। उस वक्त मैं साफ नहीं बोल पा रहा था। मैं अकलाते अकलाते अटक अटक कर बोल रहा था। ये सुनकर मेरे पापा तुरंत भागकर कमरे के अंदर गए। लेकिन उनके लिए तो कमरे में कोई नहीं था क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझे दिख रही थी। इसके बाद मेरे पापा ने बाहर आकर मुझसे कहा, बेटा अंदर तो कोई भी नहीं है, शायद तुमने कोई सपना देखा है। तुम रात में भी डर गए थे, लंबा सफ़र करके आए हैं इसलिए शायद तुम थक गए हो, इस कारण तुम्हें कोई वहम हुआ होगा बेटा, या तुमने कोई सपना देखा है। इतना बोलकर मेरे घर के सब लोग अपने कमरे में चले गए। लेकिन मैं अभी तक बहुत खौफ में था क्योंकि मुझे यकीन था कि इस बार मैंने कोई सपना नहीं देखा है, क्योंकि ये सपना तो हो ही नहीं सकता। जब मैं बेड से उतरकर बाहर भागा था तब भी वो लड़की कुर्सी पर ही बैठी थी और आश्चर्य की बात तो ये थी कि वो लड़की मेरे सिवा और किसी को नहीं दिख रही थी। यही सब सोचते सोचते दहशत में वो पूरा दिन ख़त्म हो गया। रात को हम सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। मैं भी अपने कमरे में आ गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में ही बने बाथरूम की लाइट भी ऑफ़ कर दी। लाइट बंद करके जैसे ही मैं अपने बेड की तरफ जाने लगा तो बाथरूम की लाइट जो मैंने अभी बंद की थी वो अपने आप चालू हो गई। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बाथरूम का गेट भी हल्का सा खुल गया था। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे कि मैं पागल हो गया हूँ। मैंने अपने हाथ पर चिकोटी काट कर भी देखा कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, लेकिन अब ये सब हकीकत में हो रहा था। फिर मैंने हिम्मत करके खुद को संभाला और बाथरूम का गेट खोलकर अंदर देखा। अंदर देखते ही मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए क्योंकि मैंने देखा कि बाथरूम के अंदर वही लड़की फर्श पर बैठी थी। वो लड़की खून से पूरी लथपथ थी और मुझे घूर घूर कर देख रही थी। उसका चेहरा पूरा कटा हुआ था जिसमें से खून टपक रहा था। ये देखकर मैं चिल्लाता हुआ वहाँ से भागा और गेट खोलकर सीधा बाहर आ गया। मैं अपने पापा के कमरे के पास गया और ज़ोर ज़ोर से उनका दरवाज़ा बजाने लगा और बोलने लगा, पापा मुझे बचा लो, वो मुझे मार डालेगी, मुझे बचा लो पापा, वो फिर से अंदर आ गई है।
मेरी आवाज़ सुनकर तुरंत मेरे पापा ने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलते ही मैं उनसे लिपट कर रोने लगा। मैं रोते रोते बस यही बोल रहा था, पापा वो मेरे बाथरूम में बैठी है, वो कौन है पापा, वो मुझे मार देगी, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, मुझे बचा लो पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो पापा। इतना बोलते ही मेरे पापा तुरंत दौड़कर कमरे में गए और उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा खोल कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद मेरे पापा ने बाहर आकर मुझसे कहा, बेटा वहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं मानने के लिए तैयार ही नहीं था। मैंने पापा से कहा, पापा वो वहीं पर बैठी है, बाथरूम के फर्श पर। इस पर पापा ने मुझसे कहा, अच्छा चलो तुम मेरे साथ चलो और बताओ कहाँ है वो। मेरे पापा मुझे हाथ पकड़कर अंदर ले गए। मैं डरते डरते उनके पीछे चल रहा था। बाथरूम के पास आकर पापा ने मुझसे कहा, देखो बेटा यहाँ तो कोई भी नहीं है। लेकिन मैं उनके साथ ही खड़ा था और वो मुझे बिल्कुल साफ दिख रही थी। वो अभी भी मुझे घूर घूर के देख रही थी, लेकिन मेरे पापा को वो दिखाई नहीं दे रही थी। तभी मैंने अपने पापा से फिर कहा, ये मुझे मार देगी, ये गांव से मेरा पीछा कर रही है, ये कौन है पापा। पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा यहाँ कोई भी नहीं है। मेरे पापा लाइट जलाकर देख रहे थे, लेकिन उन्हें आसपास कोई भी नहीं दिख रहा था। फिर पापा मुझे अपने साथ बरामदे में ले आए। अब तक घर के सब लोग भी जाग चुके थे और मेरे साथ बरामदे में ही खड़े थे, लेकिन मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और एक ही बात कह रहा था, वो मुझे मार देगी, वो मेरा पीछा गांव से कर रही है, वो कौन है, मैं नहीं जानता उसे। घर के सब लोग मेरे पास ही बैठे हुए थे और मुझे समझाते हुए कह रहे थे, यहाँ कोई नहीं है महेश, कौन तुम्हें मारेगा, हम सब हैं ना यहाँ पर, कोई तुम्हें नहीं मार सकता। उसके बाद सबने मिलकर मुझे बरामदे में रखी चारपाई पर लेटा दिया। लेकिन मैंने देखा कि जो लड़की अभी बाथरूम के फर्श पर बैठी थी, वो अब अंदर से फर्श पर घसीटती हुई बाहर आ रही थी। वो जैसे जैसे मेरे पास बढ़ रही थी, वैसे वैसे फर्श पर खून की एक मोटी लाइन बनती जा रही थी। उसको देखकर मैं अपने मम्मी पापा से कह रहा था, वो देखो वो बाहर आ रही है। लेकिन कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि वो और किसी को दिख ही नहीं रही थी और सब मुझसे एक ही बात कह रहे थे, महेश तुम किसी चीज़ से डर गए हो और तुम्हें वहम हो रहा है। पर अब तक जो लड़की धीरे धीरे फर्श पर घसीटती हुई आ रही थी, वो अचानक से खड़ी हुई और भागकर मेरी चारपाई पर चढ़कर सीधा मेरी छाती पर बैठ गई। मेरी छाती पर बैठकर वो फिर से मेरा गला दबाने लगी। अब तो मेरी चीखने की आवाज़ बहुत तेज़ हो चुकी थी और अब तो मेरी नाक से खून भी बहने लगा था। मेरी नाक से खून निकलता देखकर मेरे घर वाले भी अब डर गए और मेरी माँ तो रोने लग गई। ये सब देखकर मेरे पापा ने मेरे भाई को बोला, बेटा जल्दी गाड़ी निकालो, इसे बाबा जी के पास लेकर चलते। हमारे घर से थोड़ा दूर एक बाबा जी रहते थे। इसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई ने मुझे हमारी कार में बिठाया और वो मुझे लेकर उन बाबा जी के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने मुझे सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारा और मुझे सहारा देकर बाबा जी के घर में ले जाने लगे। अंदर जाते वक्त मेरी नज़र पीछे पड़ी तो मैंने देखा कि वो लड़की मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गई थी, लेकिन वो बाबा जी की गली में नहीं आ पाई थी। वो गली के बाहर खड़ी होकर मुझे घूर घूर के देख रही थी। फिर मैंने अपने पापा से कहा, पापा देखो वो यहाँ तक आ गई, वो देखो वो खड़ी है। मेरे पापा ने मुझसे कहा, बेटा तुम वहाँ मत देखो, बस अंदर चलो। इसके बाद हम गेट खोलकर बाबा जी के घर के अंदर गए। उस वक्त बाबा जी आंगन में बने पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके हाथ में मोरपंखी का झाड़ा था। मेरे पापा और मेरे भाई ने पकड़कर मुझे बाबा जी के पास बैठाया। फिर मेरे पापा ने बाबा जी से कहा,
सलाम अलैकुम बाबा जी। बाबा जी, ये मेरा बड़ा बेटा है। हम एक हफ़्ता पहले मेरी माँ की श्राद्ध के लिए हमारे गांव गए थे और कल ही वहाँ से लौटे हैं। हम जब गांव से निकले थे तब तो ये बिल्कुल ठीक था, लेकिन रास्ते में ट्रेन में बैठने के बाद से ये अजीब अजीब हरकतें कर रहा है और बोल रहा है कि कोई लड़की इसका पीछा कर रही है और इसे मार देगी। ये मेरा बड़ा बेटा है बाबा जी, तो आप कुछ करें, कुछ सोने के सदके हो जाएं इसके पर। फिर बाबा जी ने मुझसे कहा, इधर आ भाई महेश, इधर आ। उन्होंने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं थोड़ा खिसक कर उनके पास बैठ गया। फिर बाबा जी ने कुछ पढ़कर मेरे ऊपर फूंक मारी और कहा, हाजिरो हाजिरो, या अली तेरा नाम लिया, हर मर्ज की दवा मिली, हर दर्द की शफाई ली। या अली तेरा नाम लिया, हर मर्ज की दवा मिली, हर दर्द की शफाई ली। उनके इतना बोलते ही मुझे जोर का झटका लगा और उसके बाद मैं अपने आप को भूल गया, क्योंकि अब वो लड़की मेरे अंदर आ चुकी थी और मेरे मुंह से अब उसकी आवाज़ निकलने लगी। फिर बाबा जी ने उससे पूछा, बता कौन है तू, क्यों इस बच्चे को तंग कर रही है, क्या नाम है तेरा, बता। और तब जाकर वो मेरे अंदर से बोली, लीज़ीना। फिर बाबा जी ने उससे पूछा, ईसाई है तू? उसने कहा, हाँ ईसाई हूँ। बाबा जी ने उससे पूछा, क्यों इस बच्चे के पीछे पड़ी है, जाती क्यों नहीं इसे छोड़कर? फिर वो बोली, नहीं जाऊंगी। बाबा जी ने उससे फिर से पूछा, क्यों नहीं जाएगी, बता, जाना पड़ेगा तुझे। अब तो वो और ख़तरनाक रूप में आ गई और बोली, नहीं जाऊंगी, ये मुझे पसंद आ गया है और मैं भी इसे पसंद आ गई हूँ। अब मैं इसे अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, मार दूंगी मैं इसे। बाबा जी ने मेरे सिर पर झाड़ा लगाया और बोला, क्यों मार देगी तू इसे, क्या नुकसान किया था इसने तेरा? फिर वो अपनी खतरनाक आवाज़ में बोली, इससे पहले मैं जिस घर में रहती थी उन्होंने मुझे मटकी में डालकर चौराहे पर फेंक दिया। मैं वहाँ चौराहे पर आराम से सो रही थी, लेकिन ये मेरे ऊपर से निकल गया, इसलिए अब मैं इसे मार दूंगी और इसे अपने साथ ले जाऊंगी। फिर बाबा जी ने उससे पूछा, हरजाना लेकर भी नहीं मानेगी? फिर वो बोली, नहीं जाऊंगी, मार देना है। इतना बोलते ही मेरे हाथ अपने आप उठे और मैं खुद अपना गला दबाने लगा। तभी मेरे पापा चिल्लाए, बाबा जी पकड़ो इसे, क्या कर रहा है ये? अब बाबा जी उठ गए और मेरा सिर पकड़कर मंत्र पढ़ने लगे। उन्होंने मुझे मंत्र पढ़ते पढ़ते नीचे लेटाया और मेरे सिर पर झाड़ा लगाकर बोलने लगे, या अली मदद कर, या अली मदद कर, या अली तेरा नाम लिया, हर दर्द की दवा मिली, हर मर्ज की शफाई ली। ऐसे कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद उन्होंने मेरे ऊपर फूंक मारी और उस आत्मा से बोले, जा अभी चली जा और जाते जाते जयकारा लगा के जाना है। इसके बाद मैं ज़ोर ज़ोर से कांपने लगा और अंत में मेरे मुंह से एक आवाज़ निकली, या अली। और फिर मेरा शरीर हल्का हो गया। इसके बाद बाबा जी ने मेरे पापा से कहा, ले भाई बेटा, उठा अपने बेटे को, ठीक हो गया है, रहमत हो गई अल्लाह की, अब नहीं आएगी वो। फिर बाबा जी ने मेरे पापा से कहा, ये कब की बात है? पापा ने बाबा जी को बताया, 2 दिन पहले की बाबा जी।
फिर बाबा जी ने पापा से कहा, ये दूसरे मजहब की थी और बहुत भारी चीज़ थी। अगर आज रात इसे लेकर मेरे पास नहीं आते तो ये आज रात ही मार देती इसे। फिर मेरे पापा ने बाबा जी से पूछा, लेकिन बाबा जी ये इसके पीछे आई कैसे? और फिर बाबा जी ने मेरे पापा को पूरी बात बताई। इसके पहले ये एक ईसाई लड़के के पीछे थी। उन्होंने इसे मटकी में कैद कर चौराहे पर डाल दिया। ये उस चौराहे से निकला होगा तो ये उसके पीछे आ गई। लेकिन अब चिंता नहीं करनी, अब रहमत होगी अल्लाह की, अब नहीं आएगी। इसके बाद मेरे पापा और मेरे भाई ने मुझे गाड़ी में बिठाया और वापस घर ले आए। अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर कभी ट्रेन से सफ़र नहीं किया।